तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, हिमालय फॉर्मेशंस के कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जैसे कि एडवर्ड स्वेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी दिया था और कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में बताया कि पृथ्वी कूल हो गई, कूल होने से कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी सिकुड़ गई, और सिकुड़ने से पृथ्वी में एक जियोसिंक्लाइन बन गया जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था। और यह जियोसिंक्लाइन जो था वो टेथिस सी के रूप में रहा। बाद में इसी कंप्रेशन होने से, लेटरल कंप्रेशन होने से, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों पास पास आने लगे, जिससे कि जो जियोसिंक्लाइन में सेडिमेंट से दोनों साइड से डिपोजिट हुआ वो कंप्रेस होकर हिमालय माउंटेन्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ये जो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पर आधारित जो ये जियोसिंक्लाइन से पर्वत बना है, इसको एडवर्ड स्वेस ने बताया। और उसमें बैकलैंड के रूप में जो यूरेशियन साइड है, जो अंगारा लैंड का पार्ट है, उसे रखा गया, जबकि इंडियन साइड जो है यानी कि गोंडवाना लैंड, वो फोरलैंड का काम किया। फोरलैंड स्टेबल रहा और बैकलैंड की तरफ से प्रेशर लगाया गया, जिससे ये ही हिमालय माउंटेन बना था। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, फिर भी मैंने यहाँ से एक बार रिवीजन आपको करा दिए। नेक्स्ट जो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो सर सिडनी जेरोल्ड बुराड का है। तो अपना बुराड के नाम से, सर बुराड के नाम से ये फेमस हैं। 1912 में ये हिमालय फॉर्मेशन का थ्योरी दिए, हिमालय निर्माण के। ये भी इनका जो भी थ्योरी है वो भी संकुचन पर ही आधारित है, लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ बताया क्या कि पृथ्वी के सभी हिस्से में जो कूलिंग प्रोसेस है वह सभी स्थान पर सेम नहीं है। यानी कि पृथ्वी के हर हिस्से में जो ठंडा होने की जो प्रक्रिया है वो सभी स्थान पर सेम नहीं है। अपर पार्ट जो है उसका ऊपरी हिस्सा वो जल्दी कूल हो गया, जबकि इंटीरियर पार्ट्स देर से कूल हुआ। तो इससे क्या हुआ कि इससे ब्लॉक्स में ये टूट गए और उससे कुछ पार्ट क्या रहा, अपलिफ्टेड रहा, उठा हुआ रहा, और जिससे कि उठे हुए भाग से महान हिमालय और लघु हिमालय बन गए। कुछ हिस्से जो थे वो सैंक कर गए, सैंक मीन्स नीचे धंस गया। बाद में उसमें शिवालिक नदी वगैरह जो भी रिवर सिस्टम्स थे उन्होंने इसमें डिपॉजिट्स कर दिया, और बाद में उसी से जो डूबे हुए हिस्से थे उससे शिवालिक का निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर बुराड़ में हम लोग को नई बात क्या समझ में आ रही है कि उन्होंने बोला कि पृथ्वी के सभी हिस्से में जो ठंडा होने का कूलिंग प्रोसेस है वो प्रत्येक पार्ट में बराबर नहीं है। अपर पार्ट जल्दी ठंडा हो जाता है और जो इंटीरियर पार्ट है वो देर से ठंडा होता है। तो इससे क्या हुआ, कुछ पार्ट ब्लॉक्स के रूप में ऊपर उठ गए टूटकर, और कुछ भाग नीचे धंस गए। नीचे धंसने वाले में रिवर डिपोजिट होने से बाद में रिवर डिपोजिट होकर शिवालिक का निर्माण, और जो अपर पार्ट थे उससे ग्रेटर हिमालय और लोअर हिमालय बन गया। तो ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय अपर पार्ट से बन गए। और बाद में इसमें देखेंगे वर्टिकल मूवमेंट होगा, फॉल्टिंग और रिफ्टिंग हो जाएगा। तो इसमें केवल फोल्डिंग के हिमालय का ये जो बता रहे हैं कि केवल बलन से हिमालय का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इसमें फॉल्टिंग और रिफ्टिंग भी पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या कि बुराड़ ने ब्लॉक मूवमेंट्स और क्रैक्स पर बल दिया। केवल फोल्डिंग के द्वारा हिमालय का निर्माण न होकर क्रैक्स के द्वारा रिफ्ट्स बनने से इन्होंने बता दिया। नेक्स्ट जो बात है इसमें डेवलपमेंट ऑफ रिफ्ट पर इन्होंने बात किया। और ये रिफ्ट कैसे बना, क्योंकि अपर पार्ट अलग ढंग से ठंडा हो रहा है, लोअर पार्ट अलग ढंग से ठंडा हो रहा है, जिसके द्वारा रिफ्ट बन गया। मेजर रिफ्ट और फ्रैक्चर डेवलप इन द अर्थ क्रस्ट।
रिफ्ट एग्जिस्टेड इन द रीजन ऑफ द प्रेजेंट हिमालय। आज भी हिमालय में आपको बहुत सारा रिफ्ट पहले ही बता दिए, एमसीटी, एमबीटी, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, इंडस स्ट्रेचर्स, तो काफ़ी इसके बारे में आपको मैंने पिछले हिमालयन जो फॉर्मेशन पार्ट 1 बनाया है उसमें सारा चीज़ें जानकारी दे चुके हैं। द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स ड्यू टू द फॉल्टिंग्स, तो ये फॉल्टिंग के कारण लैंड डिवाइड हो गया है। सम ब्लॉक सब्सिडाइज, जो पार्ट सब्सिडाइज हो गया है और उसमें रिवर्स के डिपॉजिट वगैरह से वो भी बाद में हिमालय के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो शिवालिक इसी से बना है। सेडिमेंटेशन इन डिप्रेशंस, तो जो गड्ढे थे उसमें सेडिमेंटेशंस हुआ। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए और एडजेकेंट्स ब्लॉक्स अपलिफ्ट हो गए। इस तरह से बोराड ने हिमालय के निर्माण के लिए जानकारी दिया। इसके मतलब है कि इसकी थ्योरी में वर्टिकल मूवमेंट्स को जोर दिया गया, केवल फोल्डिंग से नहीं बल्कि फॉल्टिंग और रिफ्टिंग का भी बल दिया गया। ठंडा होने का जो प्रोसेस बताया गया वो सभी जगह समान नहीं है, कुछ हिस्से जल्दी ठंडा हो जा रहे हैं और कुछ हिस्से देर से ठंडा होने से वो रिफ्ट में टूट गया, क्रैक्स पड़ गए। तो ये जो ऊपर उठे होने से महान हिमालय और लघु हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखिए इसकी जो आलोचना किया जाता है उसमें बोला था कि हिमालय की जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है लार्ज स्केल का है, तो इतना आसान नहीं है इस तरह का लार्ज स्केल पर सिकुड़न होना, जबकि माउंटेन्स जो है कॉन्टिन्यूस चेन फ्रेम में मिलता है। मॉडर्न जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह उसके हिसाब से भी ये सही कंप्लीट नहीं कर पाता है। और अभी हम लोग जान रहे हैं कि इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स टक्कर होने से बना है, तो ये सारे इनके आलोचना है। चलिए ये थ्योरी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोबर का थ्योरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कोबर का। तो लियोपोल्ड कोबर जो हैं इन्होंने, इनका भी थ्योरी जो है जियोसिंक्लाइन और कॉन्ट्रैक्शंस पर ही आधारित है, लेकिन अन्य इन दोनों सिद्धांतों की तुलना में इनको ज़्यादा मान्यता है। सबसे पहले बात है कि कोबर और एडवर्ड स्वेस का थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। कोबर जो है लियोपोल्ड कोबर, इन्होंने बैकलैंड और फोरलैंड नाम का नहीं नाम दिया। इन्होंने दोनों जो जियोसिंक्लाइन के दोनों तरफ जो पार्ट थे उनको उन्होंने फोरलैंड ही कहा। तो एक तो बात यही अंतर हो गया कोबर और स्वेस में कि उन्होंने एक को बैकलैंड बताया और बैकलैंड मूव करता है, फोरलैंड स्टेबल रहता है, जबकि कोबर ने दोनों को ही फोरलैंड नाम दे दिया। जियोसिंक्लाइन के दोनों साइड का जो रिजिड स्टेबल लैंड है, रिजिड मास है यानी दृढ़ भू स्तंभ है, उसको उन्होंने फोरलैंड नाम दिया। इसीलिए देखिए यहाँ पर शुरुआत ही है कि फोरलैंड मीन्स क्या है, रिजिड ब्लॉक्स। और ये रिजिड ब्लॉक्स को आगे चल के इन्होंने क्रेटजन बोला है। क्रेटजन का मतलब होता है कि वो स्टेबल लैंड मास है, इसके बीच में जियोसिंक्लाइन है। तो एक तरफ वैसे ही जैसे कि एडवर्ड स्वेस में देखे थे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हो गया, दो पार्ट रिजिड ब्लॉक्स, उनके बीच में जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से बता दिए, लॉन्ग, नैरो, सैलो ये होता है बिटवीन द टू फोरलैंड्स। यहाँ पर आपका कोई बैकलैंड जो है नहीं है, सभी फोरलैंड्स है। बीच में टेथिस सी है, दोनों लैंड के बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में, और दोनों तरफ से मिलियन ऑफ ईयर्स तक सेडिमेंट्स डिपोजिट होता रहा। कंप्रेशन फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों तरफ से, दोनों साइड से, दोनों रिजिड मास से कंप्रेशन भी हुआ, संपीड़न हुआ, और बोथ रिजिड फोरलैंड्स मूव टुवर्ड ईच अदर। दोनों जो फोरलैंड्स है दोनों एक दूसरे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जिससे कि जियोसिंक्लाइन का जो सेडिमेंट है वो संपीड़ित हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, और कंप्रेस्ड होने से ये जो माउंटेन है अपवार्ड की तरफ उठने लगा, ऊपर की तरफ उठने लगा, और इससे हिमालय बन गया। अब जो ये हिमालय बनता है इसमें इन्होंने कुछ और चीज़ों को बताया, जैसे कि जो जियोसिंक्लाइन के दोनों तरफ के जो
लैंड हैं, फोरलैंड, उनको इन्होंने क्रेटाजिन बोला है। क्रेटाजिन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन क्रेटाजिन इन द कोवर थ्योरी लियोपोल्ड कोवर, अ क्रेटाजिन रेफर्स टू अ स्टेबल रिजिड एंड एंशिएंट लैंड मास। तो ये क्या हो गया, क्रेटाजिन क्या हो गया, ये स्थिर है, रिजिड है यानी दृढ़ है, और एंशिएंट लैंड मास मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है। और क्रेटाजिन का मतलब होता है, क्रेटोस का मतलब स्ट्रेंथ, जेन का मतलब प्रोड्यूसिंग, यानी कि जहाँ शक्ति उत्पन्न हो रहा है, क्रेटाजेंस स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पार्ट्स है। और जो ये दोनों क्रेटाजेंस है वो दोनों फोरलैंड का काम करेगा, और ये दोनों क्रेटाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, बीच में टेथीस सी है। और क्या होगा कि दोनों साइड्स में प्रेशर्स के द्वारा दोनों तरफ पर्वत बनेगा, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया, दोनों साइड में पर्वत जो बन रहा है माइनर मार्जिनल साइड में, दोनों फोरलैंड के किनारे किनारे सीमांत भाग में, उसको इन्होंने रैंड कैटन बोला। तो रैंड कैटन क्या है, ये मार्जिनल माउंटेन्स है। रैंड कैटन इज अ जर्मन टर्म यूज फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन। तो ये आपको सीमांत पर्वत है रैंड कैटन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैंड कैटन के बाद, जो अगर मान लीजिए कि बीच में उतना प्रेशर कंप्रेशन न हो तो ये स्वसीन वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर बीच में भी प्रेशर्स हो तो क्या बन जाएगा, स्वसीन चेन केटन बन जाएगा। यानी स्वसीन चेन केटन का मतलब क्या होता है कि पर्वत बन जाएगा और ऊंचा पर्वत बनेगा बीच में। लेकिन अगर उतना बीच में मध्य में आपका कंप्रेशन नहीं होगा तो स्वसीन वर्ग बन जाएगा। जैसे कि हिमालय निर्माण के संदर्भ में एक साइड में रैंड कैटन में हम लोग देखते हैं क्या, कुल्लून माउंटेन बन जाता है, दूसरे साइड में हिमालय बन जाता है, और बीच में उतना नहीं उठा जिससे कि तिब्बत का पठार बन गया। तो तिब्बत का पठार जो है वो स्वसीन वर्ग का काम करेगा। तो ये इंडिया के केस में ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में आपको स्वसीन वर्ग बनेगा। और अगर बीच का भाग में भी अगर कंप्रेशन काफ़ी हो जाए तो स्वसीन चेन केटन बन जाएंगे। तो ये देखिए स्वसीन चेन केटन और स्वसीन वर्ग के बारे में आपको समझ में आ गया कि स्वसीन वर्ग तब बनता है जब उतना ज़्यादा कंप्रेशन, हाईली कंप्रेशन मिडिल में ना हो, सेंट्रल रेंज में। और अगर सेंट्रल रेंज में हाईली कंप्रेशन हो जाएगा तो स्वसीन चेन केटन बन जाएगा। तो ये सारे आपको टर्म्स क्लियर हो गया, स्वसीन चेन केटन क्या है, स्वसीन वर्ग क्या है, रैंड केटन क्या है, क्रेटाजन क्या है, ये सारे अपना टर्मोलॉजी अपना क्लियर हम लोग कर लिए। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्वसीन चेन केटन इंटरमीडिएट चेन्स होता है मध्य में, ये सारे हम लोग पढ़ गए। स्वसीन वर्ग आपका क्या है, स्वसीन वर्ग या स्वसीन स्वांसबर्ग्स, तो ये मीडियन मास को बोलते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों का क्लियर हो गया। मार्जिनल साइड्स के जो माउंटेन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंड कैटन कहते हैं। तो इस तरह से कोबर का भी हम लोगों को समझ में आ गया, कोबर ने कौन कौन सा टर्मोलॉजी यूज किया। और मूल रूप से ये मानते हैं कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वह कंप्रेशन से हुआ है। दोनों फोरलैंड एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के करीब भी दिख रहा है, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स में भी दोनों प्लेट्स को मूव करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ भी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों तेथिस सागर की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड स्वेस में ये बात नहीं थी। ये एक को स्थिर बना रहे हैं, बैकलैंड को केवल मूव कराते हैं, फोरलैंड को स्टेबल बनाते हैं। जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, इस तरह की बातें लियोपोल्ड कोबर ने नहीं किया। नेक्स्ट जरा सा देखिए, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। तो इन द थ्योरी ऑफ लियोपोल्ड कोबर माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू, तो कंप्रेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन के कंप्रेशन से बना है। तेथिस सी इन द कोबर्स थ्योरी रिप्रेजेंट
तो तेथीस सी कोवर थ्योरी में क्या है, तो जियोसिंक्लाइन है। ये रेनकेटन क्या होता है, तो हम लोग को पता चल गया, मार्जिनल माउंटेन्स है, यानी अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड दोनों साइड्स के किनारे में जो पर्वत निर्माण बनते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रेनकेटन, इसलिए इसको मार्जिनल माउंटेन भी बोलते हैं। स्वसिन चेनकेटन क्या होता है, तो स्वसिन चेनकेटन हम लोग वो सेंट्रल फोल्डेड माउंटेन्स को कहते हैं। और वहीं अगर क्वेश्चन ये कर दे कि स्वसिन वर्ग क्या है, तो वो भी सेंट्रल मीडियन मास होता है। तो ये स्वसिन वर्ग और स्वसिन चेनकेटन में अंतर दिख गया। क्रेटेजन क्या है, तो ये स्टेबल रिजिड लैंड मासेस है, तो स्थिर भूखंड है ये, जिसमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड को हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोवर्स थ्योरी मेनली इम्फेसाइज, तो सिमेट्रिकल कंप्रेशंस दोनों तरफ से, बोथ साइड से सिमेट्रिकल कंप्रेशन बन गया, इसी के चलते एक तरफ हिमालय बन गया तो दूसरे तरफ कुल्लू माउंटेन बन गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों का क्लियर हो गया। आर्थर होम्स को लेते हैं। आर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल थ्योरी दिया था माउंटेन बिल्डिंग्स के लिए। तो थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स क्या बोल रहे, हिमालय की उत्पत्ति के लिए क्या मान रहा है कि कन्वेक्शनल करंट इनसाइड ऑफ अर्थ से उत्पन्न हुआ और कन्वेक्शनल करंट से हिमालय का निर्माण हुआ। इसको हम लोग होम्स की थ्योरी जब माउंटेन बिल्डिंग्स पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इस पर ध्यान दे पाएंगे। आपको मूल रूप से यही जानना है कि कन्वेक्शनल करंट के रूप में अंदर से फोर्स उत्पन्न होकर दो साइड्स में बंटेगा और दोनों साइड से अंदर की तरफ जाएगा, और ये इस तरह से लगातार जो क्रम चलता रहता है कन्वेक्शनल करंट का अपवार्ड जाना और डाउनवार्ड होना, इससे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। डिटेल्स में हम लोग आर्थर होम्स की जब सिद्धांत स्पेशली माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा ये। कुल मिला के आपको ये जानना है कि हिमालय पर्वत के बारे में उन्होंने कन्वेक्शनल करंट्स थ्योरीज दिया था और ये कन्वेक्शन करंट इनसाइड ऑफ द अर्थ से उत्पन्न हुआ है। तो और इसी जो कन्वेक्शनल करंट होगा, इसी से इंडियन प्लेट्स मूव नॉर्थवर्ड ड्यू टू दीज करंट्स। तो कन्वेक्शनल करंट के द्वारा ही इंडियन प्लेट्स उत्तर के तरफ जाएगा। और तेथिस सागर का जो मलबा है, सभी थ्योरी ने, ये तो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स ने भी इवन बोला कि जो प्लेटों के टकराव से तेथिस सागर का जो मलबा है वो ऊपर चला जाता है। तो ये सभी थ्योरी ने लगभग इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। चलिए, ये हम लोग का टॉपिक्स लगभग तैयार हो गया हिमालय फॉर्मेशंस के बारे में। अभी जब हम अपना नेक्स्ट माउंटेन बिल्डिंग्स पर और भी थ्योरी जब देंगे तब आपको वहाँ पर बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और इस पर लगातार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी एग्ज़ाम में जा पाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली वैसे घाटी को कहते हैं जो दो पर्वतों के समानांतर होता है, यानी दो पर्वत हो, जैसे मान लीजिए ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है, ये दो पर्वत श्रेणी हो गए, इन दोनों के बीच में जो वैली है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली इज वैली फॉर्म्ड अलोंग द लेंथ ऑफ माउंटेन्स। पहाड़ की लंबाई के साथ साथ ये होते हैं, यूजुअली पैरेलल होते हैं रेंजेज के। सामान्यतः जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होते हैं, अनुदैर्ध्य या घाटी, वो दो पहाड़ों के समानांतर होते हैं। ऑफन फॉर्म इन द वीकर रॉक्स जोन्स। तो वीकर रॉक्स जोन, कमज़ोर चट्टानों का जो जोन होता है, उनमें ये पाया जाता है। और इनका जो विकास होता है मेनली फॉल्टिंग और फोल्डिंग के चलते होता है। जैसे कश्मीर वैलीज लाइज बिटवीन द पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय। कश्मीर वैली जो है वो लेसर हिमालय यानी पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में अपना कश्मीर हिमालय स्थित है। और इस तरह से कश्मीर हिमालय लॉन्गिट्यूडनल वैली है। बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल वैली है। देहरादून भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है उत्तराखंड की।
जम्मू दून वो भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैली है। तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल वैली है, दो पर्वतों के समानांतर ये होता है। ट्रांसवर्स वैली को जरा सा देखिए, तो ये क्या कहता है ना कि कोई नदी वगैरह के द्वारा किसी पर्वत को काट दिया जाता है, यानी ये परपेंडिकुलर होता है। नदी ने किसी एक ही माउंटेन रेंज को जब कट कर देती है तब इस तरह का ट्रांसवर्स बन जाता है। जैसे कि ब्यास नदी ने लेसर हिमालय को काट कर कांगड़ा वैली बनाया, सॉरी कांगड़ा बोल दिए जी, कुल्लू वैली बनाया। तो कुल्लू वैली आपका ट्रांसवर्स वैली का एग्जाम्पल है, कांगड़ा तो आपका लॉन्गिट्यूडनल वैली का ही एग्जाम्पल है। वो धौलाधर श्रेणी और शिवालिक के बीच में आता है। कुल्लू वैली जो आपका है ये ब्यास नदी के द्वारा पर्वत को काट के बनाया गया, तो वो एक ट्रांसवर्स वैली का एग्जाम्पल है। चलिए, ये सारे लॉन्गिट्यूडनल वैली और ये ट्रांसवर्स वैली का जानकारी हुआ कि किसी माउंटेन जो होते हैं उनको बीच से कोई काट देती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, तो उसको ट्रांसवर्स वैली कहते हैं। जबकि दो पहाड़ों के बीच में जो घाटियाँ होती हैं पैरेलल, उनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वैली बोलते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ बना देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली इज वन डैट runs parallel to the mountain range. Kashmir Valley is the example of longitudinal valley. Longitudinal valleys are usually found in between the parallel mountain ranges. Transverse valley differs from a longitudinal valley because it runs perpendicular to the mountains. तो ये सारे चीज़ें हम लोग को समझ में आ गया क्या है। ये भी देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रैंड केटन आर लोकेटेड नियर क्रेटेजेंस, तो क्रेटेजेंस के नज़दीक होता है यस। स्वसिन केटन्स आर मोर इंटेंसली फोल्डेड देन द रैंड केटन, तो ये आपको बताए थे कि बीच में अगर ज़्यादा कंप्रेशन हो जाता है स्वसिन केटन होता है और रैंड केटन से इंटेंसली होता है, तो यस। तो दोनों आंसर सही है और 1 और 2 सेकंड 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। हिमालयज वर फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ तेथिस सी, तेथिस सी के सेडिमेंट से बना है, तो यस। क्रेटेजन कंप्रेस द जियोसिंक्लाइन फ्रॉम बोथ साइड्स, क्रेटेजन जियोसिंक्लाइन के दोनों साइड से कंप्रेस करते हैं, तो ये भी दोनों बात सही है। क्रेटेजन मतलब फोरलैंड का मार्जिनल साइड्स वाले है, यानी स्टेबल जो रिजिड मास है उसी को क्रेटेजन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है। ये सारे हम लोग का एक पॉइंट्स हो गया। यहाँ देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है कि ट्रांसवर्स वैली कैसे काट रही है, दो पहाड़ों के बीच से वो काट के निकलती है। कुछ यहाँ पर और एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स जितना आप जानेंगे उतना सही है। काठमांडू वैली जो है लाइज बिटवीन द टू हिमालयज, तो काठमांडू वैली भी आपका वो है, क्या नाम है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है। नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय है और साउथ में उसके लेसर हिमालय है। तो ये भी अपना लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। काठमांडू वैली लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वैली का एग्जाम्पल है। बीच रेंज लाई टू द नॉर्थ ऑफ काठमांडू वैली, तो ग्रेटर हिमालय हो गया। कश्मीर वैली का भी बात कर ही लिए, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। देहरादून ये अपना शिवालिक रेंज साउथ में है, लेसर हिमालय नॉर्थ में है, स्ट्रक्चरल वैली है। कांगड़ा वैली ये अपना धौलाधर रेंज और शिवालिक जो धर्मशाला वाला आप मैच देखते हैं वो वाला क्षेत्र आ गया। तो कुल्लू वैली ये ट्रांसवर्स वैली है, ब्यास नदी ने काट के बताया। स्पीति वैली ये भी ट्रांस हिमालय का है, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है ये, तो स्पीति वैली हो गया। इससे जितने एग्जाम्पल आपको क्लियर हो कि ट्रांस हिमालय में बढ़ता है स्पीति वैली, ट्रांस हिमालय में। ट्रांसवर्स और ट्रांस अलग अलग क्षेत्र चीज़ होता है। तो
ये सारे हम लोग देख लिए। विच वैली लाई इन द ट्रांस हिमालय, स्पीति वैली। ये सब क्वेश्चंस कुछ हैं जिसको आप प्रैक्टिस करें। स्ट्राइक वैली को ही लॉन्गिट्यूडनल वैली के नाम से जानते हैं। स्ट्राइक वैली इज वैली डेट रन्स पैरेलल टू द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द रॉक लेयर्स। यानी नतीलम्ब घाटी क्या होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वैली को ही कहते हैं जो दो पर्वतों के पैरेलल होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वैली। स्ट्राइक वैली इज ऑल्सो नोन एज रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली इसको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्लेशियर और स्नो लाइन पर। ये एक नया टॉपिक, उसी मतलब हिमालय में आपको एक नया टॉपिक मिल गया। ग्लेशियर क्या है? A glacier is a large mass of ice formed from compacted snow that moves slowly downhill due to the gravity। यानी कि गुरुत्व बल के कारण धीरे धीरे कर कर वह पहाड़ से नीचे की तरफ आता रहता है, और ये ग्लेशियर एक आइस फॉर्म्ड में है। यानी कि गुरुत्व बल के कारण किसी पहाड़ी ढाल से लार्ज मास ऑफ आइस यानी कि हिमखंड नीचे की तरफ गति करता है, जिसको हिमानी के नाम से हम लोग जानते हैं, हिंदी में हिमानी कहते हैं। तो ये एक हिमनद है जो गुरुत्व बल के कारण नदी की तरह, पानी की तरह वो भी नीचे की तरफ आती है। मेजर हिमालयन ग्लेशियर जो है, देखिए सियाचिन ग्लेशियर, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। गंगोत्री ग्लेशियर, सोर्स ऑफ द रिवर गंगा, कुछ ग्लेशियर्स का नाम लिखा गया है। यमुनोत्री ग्लेशियर्स, ये यमुना नदी का है। जेमू ग्लेशियर्स, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द ईस्टर्न हिमालय। मिलान ग्लेशियर्स, मोस्टली फाउंड इन द ग्रेट हिमालय, हिमाद्री एंड ट्रांस हिमालय। तो ये ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय में ही मैक्सिमम हम लोग को ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। यू शेप्ड वैली, मोरैंस, सर्क्स, ये सब हिमानी वाले क्षेत्र में दिखेंगे। अब स्नो लाइन क्या है? स्नो लाइन इज द लोएस्ट अल्टीट्यूड। तो सबसे निचला ऊंचाई है स्नो लाइन, जिसके ऊपर से स्नो हमेशा थ्रू आउट द ईयर मिलता रहे। यानी कि हिम रेखा उसे कहते हैं जो पूरे वर्ष भर एक ऐसा क्षेत्र हो जो आपको बर्फ मिले। और ये लोएस्ट अल्टीट्यूड का बताता है कि वो निम्नतम ऊंचाई कहाँ है जहाँ पर सालों भर आपको बर्फ मिल रहा है। तो यहाँ पर स्नो लाइन का ये क्वेश्चंस हो गया। आरसी तिवारी ने ये टॉपिक दिया है, लेकिन वहाँ हमारे समझ से गलत लिख दिए हैं। उसको आप पढ़िएगा, आपको दिख जाएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपका दिमाग में क्लियर हो जाएगा। वेस्टर्न हिमालय में देखिए स्नो लाइन आपका क्या मिल रहा है, 4500 मीटर। और ईस्टर्न हिमालय में कहाँ कितना मिल रहा है, 5500 मीटर। यही बात वहाँ पर उल्टा लिख दिया गया। अब क्यों मिलेगा वेस्टर्न हिमालय में? एक्चुअली वेस्टर्न हिमालय का जो लैटिट्यूड देखिएगा तो उच्च अक्षांश हो गया कंपेरेटिव टू ईस्टर्न हिमालय। अगर ईस्टर्न हिमालय से तुलना करें तो वेस्टर्न हिमालय में ज़्यादा ऊंचा लैटिट्यूड्स है। तो इससे क्या होगा, वेस्टर्न हिमालय में जो स्नो लाइन होगा वो कम ही ऊंचाई पर मिल जाएगा, जबकि निम्न अक्षांश में होने के चलते ईस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन ऊंचा मिलेगा। यही सिर्फ एक मात्र कॉन्सेप्ट है। अगर लड़का इसको पकड़े रहे तो कभी गलत नहीं करेगा। स्नो लाइन इज लोअर इन वेस्ट, हायर इन द ईस्ट। वो लैटिट्यूड से पकड़ में आ रहा है। वेस्टर्न हिमालय में देख रहे हैं लद्दाख वगैरह कोल्डर है, ड्रायर है, स्नो परसिस्ट एट द लोअर एल्टीट्यूड, कमी ऊंचाई पर आपको बर्फ़ मिल जाएगा। ईस्टर्न हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब वार्मर है, हेवी रेनफॉल होता है, स्नो मेल्ट्स फास्टर। तो ये कारण है। ये अपना कॉन्सेप्ट अगर बैठाएंगे तो यूपीएससी में आपको मेंस करने में या क्वेश्चंस पकड़ने में, यहाँ से आपको ये स्नो लाइन से क्यों, अगर क्या कारण है कि वेस्ट में आपका जो स्नो लाइन है वो कमी ऊंचाई पर मिलेगा, जबकि
यहाँ पर आपको ज़्यादा हो जाए। तो लैटिट्यूड्स है मेनली, आप देखिएगा ना टेम्परेचर को लैटिट्यूड्स बहुत इंट्रोड्यूस वो पकड़ता है, लैटिट्यूड्स। इसीलिए बोलते भी है कि किसी भी स्थान का टेम्परेचर का सबसे बढ़िया अभिव्यक्ति कोई करता है तो लैटिट्यूड्स, और उसके बाद उसका हाइट पूछ लेते हैं। दो चीज़ भी अगर बता दिया जाए तो आप किसी भी स्थान का टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट जरा सा हम लोग देखते हैं। तो